जेम्स गन का नया सुपरमैन आ चुका है और उसके आने की खुशी में सोचा क्यों ना मैन ऑफ स्टील को याद किया जाए, मतलब जैक स्नाइडर के सुपरमैन को याद करते हैं। और जब ये मूवी रिलीज हुई थी ना, उस टाइम पे एक ऐसी कंट्रोवर्सी हुई थी जिसके कारण क्रिस्टोफर नोलन तक इस मूवी से नाराज हो गए थे। अब ऐसा क्यों है वो तो इस वीडियो में जानेंगे ही। इसी के साथ ये भी जानेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी कमी रह गई थी कि इस सुपरमैन को एक सीक्वल नहीं मिल पाया, इस सुपरमैन का फ्यूचर नहीं बन पाया। आइए एक एक करके जानते हैं। मैन ऑफ स्टील सिर्फ एक सुपर हीरो मूवी ही नहीं, अपने टाइम का बहुत बड़ा कोलैबोरेशन था, क्योंकि उस टाइम पे जैक स्नाइडर जो कि 300 बना चुके थे और क्रिस्टोफर नोलन, आप जानते हैं भाई, डार्क नाइट, इंसेप्शन जैसी जबरदस्त मूवीज बनाने के बाद ये दोनों एक साथ आते हैं और मैन ऑफ स्टील बनाते हैं। जी हाँ, जैक स्नाइडर ने ही सब कुछ नहीं किया था, क्रिस्टोफर नोलन इस मूवी के को राइटर थे जिन्होंने डेविड एस गोयर के साथ मिलकर इस मूवी की कहानी को लिखा और डेविड एस गोयर ने ही इस मूवी के स्क्रीन प्ले को लिखा था। मुझे आज भी याद है, मैं 10वीं में था और इस मूवी का टीजर या ट्रेलर टीवी पे आ रहा था और भाई सुपरमैन बादलों में से निकल के जाता है। भाई वो सीन जब पहली बार देखा था ना, और आज का दिन है, मुझे वो सीन आज तक याद। और असली कमाल करता है इस मूवी का म्यूजिक। हांस जिमर ने जो भाई अपना जादू दिखाया है, एक छोटा सा सीन प्ले करना जहाँ पे सुपरमैन पहली बार उड़ने की कोशिश करता है, भाई बैकग्राउंड में जो म्यूजिक बजता है ना, सुनते ही गूज़बम्स आ जाएंगे। और हेनरी कैविल, जिसका भी डिसीजन था हेनरी कैविल को सुपरमैन के लिए कास्ट करना, बेस्ट डिसीजन। और ये फर्स्ट टाइम था किसी ब्रिटिश एक्टर को सुपरमैन के रोल के लिए कास्ट किया गया। और जिन्हें नहीं पता उनको बता दूं कि हेनरी कैविल से पहले और भी कई एक्टर्स थे जिनको कंसीडर किया जा रहा था क्लार्क केंट के रोल के लिए, जैसे कि आर्मी हैमर, जैक एफ्रॉन, मैट बॉमर, और फाइनल हुए हेनरी कैविल। बेस्ट डिसीजन। और इस मूवी में हेनरी कैविल की एक्टिंग को मानना पड़ेगा, मतलब क्लार्क केंट के अंदर का गुस्सा, उसकी फ्रस्ट्रेशन, पर इसी के साथ वो अपने चेहरे पे कामनेस रखता है, एक शांति बनाए रखता है, क्योंकि उसको पता है वो बहुत पावरफुल है। उसका सिर्फ इतना करना सामने वाले को मार सकता है, पर वो फिर भी अपने चेहरे पे शांति बना के रखता है। एक सीन याद आता है जहाँ पे भाई बार में एक बंदे के साथ झगड़ा हो जाता है और वो बंदा क्लार्क केंट को ट्रिगर करने की कोशिश करता है, पर क्लार्क केंट शांत रहता है। हेनरी कैविल के चेहरे पे आप एक कामनेस देखोगे, पर अभी भी वो नया था, उसको नहीं पता था कि भाई लोगों के साथ कैसे डील करना है, उसको नहीं पता था कि लोग इतने बुरे भी हो सकते हैं, तो वो अपना गुस्सा उसके ट्रक पे निकाल देता है। और इस मूवी में एक चीज बहुत अच्छे से दिखाई गई थी, क्लार्क केंट का जो अपने ऊपर कंट्रोल है वो उसके पिता की वजह से है, जोनाथन केंट की वजह से। अगर वो ना होते तो क्लार्क केंट भाई सुपरमैन नहीं सुपर विलन होता। सबको पता है ये बात, क्योंकि आसपास उसको लोग तंग करने वाले थे, बहुत सारी उसने बुराइयां देखी थी, बुरे लोग देखे थे, तो वो चाहता तो एक विलन बन सकता था, और अगर वो विलन बन जाता तो सारी दुनिया के एल लगा सकता था। खैर, हम कुछ ज्यादा ही डीप चले गए। वापस आते हैं हेनरी कैविल पे। भाई इस बंदे की डेडिकेशन इतनी स्ट्रांग थी कि इसने अपने आप को तराशा, इतनी खतरनाक बॉडी बनाई कि सुपरमैन का जो सूट था ना, उसमें पैडिंग होने वाली थी, वो निकाल दी। मतलब पैडिंग से मसल दिखाए जाने वाले थे, पर वो पैडिंग निकालने के बाद उस सूट को हेनरी कैविल की बॉडी के हिसाब से ढाला गया। और सबको पता है भाई, मैन ऑफ स्टील अपने टाइम से बहुत आगे की मूवी थी, मतलब उस टाइम पे एक सीरियस और डार्क सुपर हीरो मूवी बनाना बहुत बड़ा रिस्क था, फिर भी इस रिस्क को लिया गया। साथ ही साथ ये पहली बार था किसी सुपरमैन को किसी विलन को जान से मारते हुए दिखाना। भाई यहाँ पे क्रिस्टोफर नोलन तक इस बात से नाराज हो गए थे, वो नहीं चाहते थे कि कुछ ऐसा दिखाया जाए। पर बाद में जाकर जब जैक स्नाइडर और क्रिएटिव टीम ने क्रिस्टोफर नोलन को समझाया कि भाई सुपरमैन के पास कोई ऑप्शन नहीं है और ये उसके लिए बहुत बड़ा सदमा होगा कि आगे चलकर किसी की जान नहीं लेनी। और इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी भाई आज भी रूल करती है। इस मूवी का CGI VFX वो भी आज तक रूल करता है, मतलब ऐसी सुपरमैन मूवी आज तक हमने नहीं देखी। और इस मूवी के कई एपिक मोमेंट्स हैं, बहुत सारी तगड़ी फाइट सीक्वेंस हैं। भाई एक सीन देख के तो आज भी गूज़बम्स आ जाते हैं, जहाँ पे जॉर्ड सुपरमैन की माँ को टच करता है, वहां पे सुपरमैन जो भाई उसको घसीटते हुए लेके जाता है ना, भाई साहब वो बहुत खतरनाक मोमेंट था। पर इतनी एपिक मूवी बनाने के बाद भी मैन ऑफ स्टील को आगे कोई सीक्वल मिल नहीं पाया, या फिर ये कह सकते हैं कि सुपरमैन को कोई श्राप लगा हुआ था, क्योंकि आगे चलकर ये बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में आता है, जस्टिस लीग में भी आता है, पर इस मूवी का खुद का कोई सीक्वल नहीं बन पाता है। ठीक है भाई, हम समझ गए थे कि इस सुपरमैन का कोई फ्यूचर नहीं होने वाला, हम अपने दिल को समझा चुके थे, पर बाद में 2 बार उम्मीद जगाई गई। एक तो जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग को लाया जाता है लॉकडाउन के टाइम पे, और फिर आती है ब्लैक एडम,
जिसके पोस्ट क्रेडिट सीन में फिर से हेनरी कैविल के सुपरमैन को वापस लाया जाता है और एक बहुत बड़ी उम्मीद जागती है। और उसके तुरंत बाद ही एक न्यूज निकल के आती है कि DCEU को रद्द कर दिया गया है। अब नया DCU शुरू होगा जो कि जेम्स गन आगे बढ़ाएंगे अपने नए सुपरमैन के साथ। भाई अगर हेनरी कैविल को ब्लैक एडम के क्रेडिट सीन में ना दिखाया जाता ना तो शायद इतना दुख ना होता, क्योंकि उससे पहले लोग मान चुके थे कि अब भाई ये सुपरमैन वापस नहीं आने वाला है। पर उम्मीद जगा के बाद में ये कह देना कि भाई अब से इस सुपरमैन का कोई फ्यूचर नहीं है, बल्कि इस पूरे के पूरे DCEU का कोई फ्यूचर नहीं है, ये हथौड़ा जैसे दिल पे मार दिया हो ना, इतनी गंदी चोट लगी थी। और अगर आपने नई सुपरमैन की मूवी देख ली है तो आपने नोटिस किया होगा कि इसमें कहानी को भगा भगा के दिखाया जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी थी स्टोरी को कंप्लीट करने की। पर अगर आप मैन ऑफ स्टील की बात करें, वहां पे हर एक सीन को, स्टोरी के हर एक पार्ट को प्रॉपर टाइम दिया जाता है, जिसकी वजह से मैन ऑफ स्टील की स्टोरी इम्पैक्ट डाल पाती है। उसकी स्टोरी में हमें डेप्थ नजर आती है। और देखो, आपने नए सुपरमैन की मूवी देख ली है, कमेंट बॉक्स में खुल के बताओ, क्या ये नया सुपरमैन मैन ऑफ स्टील मतलब हमारे हेनरी कैविल के सुपरमैन की तरह आपके दिल में जगह बना पाया या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर बता के जाना।